we'll be doing some derivation related to circular motion, banking of loads, and then we will considering some problems related to that, है ना? So we will be doing banking of loads first, and then we will consider some additional derivations related to circular motion, and then we will proceed to the problem solving. Okay. So सर्कुलर मोशन में दो तीन डेरिवेशन आज करेंगे. तो सबसे पहले आज करेंगे ऑप्टिमम स्पीड डेरिवेशन, राइट? सो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है थोड़ा बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग रोड्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट? राइट. सो suppose we have an inclined plane like this. Okay, so inclined plane we have, and we have to do the derivation of for banking of roads. Suppose there is a vehicle that is going onto this inclined plane. यूजुअली बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है? जिस पाथ पे कोई व्हीकल जा रहा है या कोई कार जा रहा है उसका क्या होगा, उस रोड को एक एंगल से हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे, है ना? उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर फ्रिक्शन कम भी है रोड में तो उसको ड्यू टू द बैंकिंग ऑफ रोड्स उसको एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन मिल सके और जिससे उसका फ्रिक्शन बढ़ाया जा सके, है ना? फ्रिक्शन तो नहीं बढ़ेगा बट इन दैट सेंस उसको हम लोग ये स्किड करने से रोक सकते हैं, है ना? द मेन पर्पस ऑफ बैंकिंग इज टू प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ व्हीकल while moving on a turn, okay, on the road while it will be taking a turn. So banking of roads will help out to prevent from skidding, right? So basically अगर ये व्हीकल का मास है mg वेट है उसका, है ना? दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा एलिवेशन. So in this direction this angle will become theta and you must be knowing कि ये क्या होगा, mg cos theta, right? ये वाला क्या हो जाएगा, mg sin theta. इधर ये क्या बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना? अब व्हीकल एक बड़े से रेडियस में टर्न कर रहा होगा. बड़ा सा रेडियस मतलब वो रेडियस जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है बट हम लोग उसको ये कर सकते हैं. सपोज इसका सेंटर यहाँ से किसी ऐसे बड़े सेंटर में वो मूव कर रहा है. इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, तो बहुत दूर पे है ना? तो ये वो सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट व्हीकल क्या हो रहा है, टर्निंग ले रहा है ना? ये O है वो सेंटर और ये वो, इसको OA को अगर रेडियस ले ले, सपोज दिस पॉइंट इज A, सो OA विल बी द रेडियस ऑफ द रोड, है ना? तो कोई कार है, ऐसा कार एज्यूम कर लेते हैं कि कोई कार है और वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, R, है ना? और बैंकिंग ऑफ रोड हमने क्या लिया है, वहां पे एलिवेशन कितना लिया है, थीटा, राइट? थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन इज देयर एंड वो जो कार है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और कौन सा रेडियस में मूव कर रही है, रेडियस R में, है ना? तो हियर द पर्पस ऑफ बैंकिंग इज जस्ट टू अवॉइड स्लिपिंग और स्किडिंग ऑफ द car because of lag of friction. Due to lagging of friction there will be high chances of skidding or sliding of the tire over the road surface, right? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा हो गया. और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है. यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बात ध्यान रखना कि जब भी ऑप्टिमम स्पीड की बात करेंगे, मतलब ऑप्टिमम स्पीड टर्म अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमने जीरो यूज किया है, राइट? व्हेनेवर वी आर यूजिंग ऑप्टिमम स्पीड टर्म इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन है ही नहीं वहां पे सरफेस में, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा,
इधर एक फोर्स लगेगा, यूजुअली वी कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल फोर्स, राइट। सो इसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस लगेगा इधर, वो कितना होगा mv²/r cos थीटा, राइट। ध्यान से देखिए, उसका एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा, वेरी गुड, mv²/r sin थीटा। So this will be the diagram, free body diagram we can say, while a car is moving on a inclined surface, yeah, inclined road, okay, and that is moving in a circular track having center O and having radius R, right? So from this diagram we can say that the normal reaction, इसका normal reaction क्या आ जाएगा? Normal reaction means we are talking about the perpendicular forces to the inclined surface, right? तो ये आ जाएगा mg cos थीटा प्लस प्लस mv²/r sin थीटा। तो ये आ गया mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, राइट। Since friction is not there, so यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सरफेस का कितना रहा होगा, म्यू का वैल्यू रहा होगा 0, राइट, है ना। तो म्यू का वैल्यू 0 है। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू या मतलब हमने क्या किया, इंक्लाइन सरफेस के जो पैरेलल फोर्सेस है उसको हमने रिजॉल्व करके इक्वेट कर दिया, मतलब इंक्लाइन के डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इंक्लाइन का अपवर्ड फोर्स, राइट। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि कैंसिल हो जाएंगे, है ना। वो कौन से टर्म्स है जो कैंसिल हो जाएंगे, m and m will get cancelled out, right, and finally we will be getting what, g sin theta must be equal to v²/r cos theta। Just a second. So here we can see that sin by cos will become tan theta and tan theta will become v²/gr, right? So angle of elevation theta का वैल्यू कितना आ गया, v²/gr, right? So theta we can write tan inverse of v²/gr. So this is the angle of elevation of the road. In case of banking of roads, in absence of friction, that is also called as, for optimum speed, we need theta is equal to v²/gr just to avoid skidding or slipping of the tires of car on the road while taking a turn, right? Or simply we can say that when a car is moving on a circular track, theta must be equal to tan inverse v²/gr to avoid slipping or skidding, right? So this was the case 1. जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें समझ लेंगे। कभी कभी हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ऑप्टिमम स्पीड यूज कर रहे हैं तो क्या टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया है, तो हम अभी मैं क्या करूं, फ्रिक्शन लूं या नहीं लूं, या फ्रिक्शन का वैल्यू पहले फाइंड आउट करूं। अगर इस तरह का सवाल दिमाग में आ रहा है तो अल्टीमेटली वी आर वेस्टिंग टाइम अबाउट, बट देयर इज नो नीड। सो व्हाट इज द की पॉइंट हियर, जैसे ही हमें प्रॉब्लम में ऑप्टिमम स्पीड देखा तो उस पार्ट के लिए हमें फ्रिक्शन लेना ही नहीं है। मतलब वो प्रॉब्लम में डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है, बट वो इनडायरेक्टली उसने बोल दिया कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। इट्स मे बी पॉसिबल समटाइम्स दे विल मेंशन दैट कि टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, बट इट विल नॉट
मेनी टाइम्स यू विल सी इन द प्रॉब्लम कि वो फ्रिक्शन देता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो यहाँ पे ये होता है कि अभी क्या करना है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो फ्रिक्शन लेना है या नहीं लेना है, एफबीडी में फ्रिक्शन दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसने दिया नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। जैसे ही ऑप्टिमम स्पीड दिखा, दैट मीन्स दे आर क्लियरली दे आर सेइंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ओके, इसके बाद हमारे पास दो और टर्म आते हैं, मैक्सिमम स्पीड अलाउड फॉर अ कार व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड मिनिमम स्पीड अलाउड फॉर अ कार व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये जो दो केसेज है, नेक्स्ट दो केसेज है, इसमें फ्रिक्शन होगा, देयर विल बी फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वो कंडीशन है जहां पे व्हीकल सर्कुलर ट्रैक में मूव करता रहेगा ऑप्टिमम वाले में, और ये व्हीकल ना तो इंक्लाइन के ऊपर जाएगा और ना ही इंक्लाइन के नीचे आएगा, है ना, वो उसी पोजीशन पे सर्कुलर ट्रैक में मूव करता रहेगा, राइट। सो should we move to the next derivation for maximum speed and minimum speed? Okay, in case of banking of roads, okay, बैंकिंग ऑफ रोड्स के केस में सेकेंड जो डेरिवेशन है दैट इज फॉर मैक्सिमम स्पीड, और इस केस में डेफिनेटली म्यू का वैल्यू कुछ तो होगा, है ना। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, कुछ तो रहेगा फ्रिक्शन, है ना। सो इस वाले डेरिवेशन में वी आर कंसिडरिंग दैट देयर इज अ फ्रिक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रोड एंड टायर। ओके, ये सेंटर है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द रेडियस ऑफ आर इन विच द कार इज मूविंग। सो वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द कार ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक, द ट्रैक इन विच फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसमें, है ना। तो ये हो गया mg, पैरेलल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आएगा mg साइन थीटा, इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg कॉस थीटा, इधर आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, mv square by r will act in that horizontal plane ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है उस प्लेन में आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mv स्क्वायर बाई r, दैट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। इधर का उसका एक कंपोनेंट आएगा mv स्क्वायर बाई r वाले का, और एक इधर कंपोनेंट आएगा, इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, सिंस दिस एंगल विल बी थीटा के। ये होगा mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट है, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा एंड mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा, राइट। अब इसमें क्या रिमेनिंग है इस बॉडी डायग्राम में, अभी तक हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो इंक्लाइन के ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, या फिर फ्रिक्शन लग सकता है डाउनवर्ड टू द पैरेलल इंक्लाइन सरफेस, राइट। बट यहाँ पे कंडीशन में हमने साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मेंशन क्या है, मैक्सिमम स्पीड। क्या मेंशन है हमारे पास यहाँ पे, कंडीशन मैक्सिमम स्पीड मेंशन है, इस वजह से जब स्पीड बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत आसान है इस बात को समझ पाना कि स्पीड अगर हमने बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा स्पीड अगर व्हीकल का स्पीडिंग कर रहे हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि आप स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा, v बढ़ने से mv स्क्वायर बाई r cos थीटा कंपोनेंट बढ़ेगा, राइट। और वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि mg sin थीटा को ओवरकम कर लेगा, राइट। तो mv square by r cos theta will become predominant force on mg sin theta if the speed will be very high, है ना।
एक लिमिट स्पीड से ऊपर जाएंगे। अब वो लिमिट स्पीड क्या होगा बताना मुश्किल है, वो डिपेंड करेगा म्यू पे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे और एंगल ऑफ एलिवेशन पे। थीटा और म्यू ऐसे दो पैरामीटर हैं जो ये डिसाइड करेगा कि v का वैल्यू कितना होगा, जिससे mv²/r cos थीटा प्रीडोमिनेंट हो जाएगा किस पे, mg sin थीटा पे, राइट। और वो टाइम, जिस टाइम में, जिस, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस मोमेंट में वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जा रहा है कि mv²/r cos थीटा mg sin थीटा से अगर प्रीडोमिनेंट कर जा रहा है, तो क्या होगा, वैकल विल ट्राई टू स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। वैकल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगेगा। तो ऊपर जब जाने की कोशिश करेगा तो उसको जाने से रोकेगा कौन, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन। So it is clear that कि in this case friction will be acting in leftward direction, downward direction. Friction that is equal to mu times n, right? अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। Since car is moving, so we can't use the static friction, so we will be using kinetic friction, because kinetic friction में और static friction में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो फाइनली दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अ कार व्हिच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एंड वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड। इन दिस केस मैक्सिमम स्पीड के लिए जो डेरिवेशन आएगा वो इसी से आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि इंक्लाइन के ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो है mv²/cos थीटा, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। बट वी आर नॉट एबल टू सी एनी अदर काइंड ऑफ फोर्सेस। एक बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू आएगा इधर रिजॉल्व करके ये दोनों फोर्स के एडिशन के बराबर आएगा, राइट। तो हम लोग दो डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन एंड पैरेलल डायरेक्शन टू द प्लेन, राइट। equating the forces along the inclined surface we will get, क्या मिलेगा, mg sin थीटा mg sin theta must be equal to, plus friction force must be equal to mv²/r cos theta. Hence we can write down, so this is the main equation that we are going to use, right? So mg sin theta plus mu times n equals mv²/r cos theta, but according to free body diagram, नॉर्मल रिएक्शन इज गिवन एज, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो क्या दिया हुआ है, mg cos थीटा प्लस, या राइट, normal reaction is given as mg cos theta plus mv²/r sin theta, right? So we can consider this as equation number 1 and this as equation number 2. So now what we'll be doing, we will just substitute the value of normal reaction from equation 2 to equation number 1, right? Right? So इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, हमें निकालना क्या है, we are interested in velocity, right?
एंड दैट वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी के लिए हम लोग इंटरेस्टेड है ना, इसको सेम टर्म में, तो ये टर्म और ये टर्म को सेम साइड लेके जाएंगे, कॉमन लेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, राइट। वेरी गुड। इक्वल्स mv स्क्वायर बाई r इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। वेरी गुड। तो यहां से क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू r इंटू एम जी आर। एक्चुअली m तो कैंसिल हो रहा है वैसे भी, है ना, ये वाला m, ये m कैंसिल हो गया, तो ये बच गया g इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स साइन थीटा। So this is the derivation for v square and hence we can write down, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म इधर गैप कर देंगे और इसको रूट में ले लेंगे, है ना। So v max का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ दिस। So finally we have got the derivation for maximum velocity for a given inclined surface and in this case definitely friction will be there. Like previous case जो हमने केस 1 में डिराइव किया था, ऑप्टिमम स्पीड एक कंडीशन अलग था कि वहां पे मैक्सिमम मिनिमम जैसा कुछ नहीं था, वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी था जिस पे व्हीकल विदाउट स्किडिंग चल सकता है सर्कुलर ट्रैक पे, और उसमें म्यू का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। प्रॉब्लम में ये दे मेंशन करे या ना करे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है ना। तो वी मैक्स का डेरिवेशन आ चुका है। तो सिमिलरली we can derive v mean is equal to root over gr sin theta minus ऊपर का साइन माइनस हो जाएगा, नीचे का साइन प्लस हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। कभी कभार ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग, ऐसा होता है यूजुअली कि फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं कि वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था और वी मीन वाला फॉर्मूला था, प्लस कहाँ था और माइनस कहाँ था। तो ऑलवेज याद रखिए कि जब किसी भी क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, है ना, और या डिनोमिनेटर छोटा होगा मैक्सिमाइज करना है। तो आप देख सकते हैं कि वी मैक्स में न्यूमरेटर वाला पार्ट प्लस है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट माइनस है। सिमिलरली जब हमें वेलोसिटी को मिनिमाइज करना हो तो न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा होगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे माइनस साइन यूज करेंगे, और डिनोमिनेटर के पार्ट को बड़ा करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, राइट। हेंस वी मीन में ऑलवेज माइनस एंड नीचे में प्लस आएगा। साइन कन्वेंशन अगर फ्री बॉडी डायग्राम में समझना हो कि कैसे उसका इक्वेशन आएगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि हमने वी मैक्स वाले कंडीशन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी मैक्स वाले डेरिवेशन में फ्रिक्शन का हमने डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया है, बट जब हम लोग वी मिन के लिए, मिनिमम वेलोसिटी के लिए डिराइव करेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, है ना। या बिकॉज उसमें वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से mg sin थीटा विल बिकम प्रीडोमिनेंट ऑन mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। हेंस द फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द डाउनवर्ड मोशन inclined along the inclined surface of the car to prevent sliding or skidding, right? Okay, so we got the derivation for maximum speed and we got the derivation for minimum speed as well, right? So finally we have this derivation, such kind of derivation. So now we will derive an equation for a bob, or we can say sometimes the pendulum kind of thing, a pendulum, or we can say bob. That bob is a, let me explain what is a bob.
Bob is we can consider a spherical ball that will be tied from a string from a fixed point, and that ball will perform circular motion in vertical plane. यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन का मतलब अगर आप कोई भी सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल प्लेन में कहीं किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, बट देयर आर 2 मेजर प्लेन्स अबाउट विच सर्कुलर मोशन कैन बी परफॉर्म, दैट इज एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन. सो एक्स वाई प्लेन आप कौन से रेफरेंस में आप ले रहे हैं? एक्स वाई प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एजम्पशंस. तो वी आर कंसिडरिंग द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. या वॉल क्लॉक जो है ना, दीवार में जो घड़ी लगी हुई है उसके जो भी सेकेंड हैंड है या फिर मिनट हैंड है या फिर आवर हैंड है, दे आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. तो कैन यू टेल मी एनी वन एग्जांपल इन विच द मोशन सर्कुलर मोशन विल बी परफॉर्मिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन? जो पंखा है ऊपर में, सीलिंग फैन जो है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीलिंग टेबल फैन. सीलिंग फैन जो है वो उसके जो ब्लेड्स हैं या विंग्स हैं, दे आर कंटिन्यूस, दे यूज्ड टू परफॉर्म horizontal circular motion, right? They used to perform circular motion in horizontal plane, but wall का जो हमने एग्जांपल लिया, दीवार घड़ी का जो एग्जांपल है, उसमें वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, राइट? तो अब now we will try to derive the condition for a bob pendulum to perform minimum 1 revolution, and what should be the minimum velocity imparted to the lowest point to complete the circle for the bob, right? So बॉब का मतलब एक स्फेरिकल बॉल है, वो जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वो वर्टिकल प्लेन में क्या हो रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कुछ बात को अगर ध्यान देने की जरूरत है तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वर्टिकल, वो इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स कि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, तो हमें इस तरह का कोई भी सर्कुलर मोशन इमेजिनेशन में लाना ही नहीं है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा हो सर्कुलर मोशन. हमें क्या सोचना है, वर्टिकल प्लेन के मोशन के बारे में, बिकॉज दोनों का जो मैकेनिज्म है, ग्रेविटी का जो एक्शन होगा, वर्टिकल प्लेन में बिल्कुल डिफरेंट होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इट विल एक्ट इंटायरली इन डिफरेंट वे, राइट? तो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट सी है, बॉटम वाला पॉइंट ए है और मिडिल वाला पॉइंट बी है. अब सवाल ये है कि नीचे में बॉटम पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे दिया जाए जिससे वो सी तक पहुंच जाए, टॉप तक पहुंच जाए. अब ये भी यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि सी तक ही क्यों पहुंचना है. कंडीशन तो हमने लिखा है पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है उसको, तो सी तक जाने से तो आधा ही सर्कल कंप्लीट हो रहा है. बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर सी तक एक बार वो पहुंच गया तो बाकी का सर्कुलेशन तो वो खुद कंप्लीट कर लेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी it will complete the half circle without any extra effort, so we have to just make sure that कि A पे उतना velocity उसको minimum दे देना जिससे C तक तो वो पहुंच ही जाए, है ना? या तो हमारा मेन क्राइटेरिया इसको C तक पहुंचा देना, उसके लिए हम लोग डिराइव करेंगे, है ना? So while derivation here we are going to apply the conservation of energy. क्या अप्लाई करने वाले हम लोग? conservation of energy. This is the reference line about which we are going to apply the conservation of energy, right? तो अब ध्यान से देखिए, ये रेफरेंस लाइन है. A पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, A पे कितना काइनेटिक एनर्जी देना है, काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना देना है इसको जिससे वो ऊपर तक पहुंच जाए, है ना? तो यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन पे ऑलवेज हमें ध्यान देना है कि रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी वो लाइन होता है जहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हम लोग क्या यूज्यूम कर रहे हैं उस लाइन पे, जीरो. वो लाइन कोई भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर एजम्पशन. वो बी के अबाउट भी ले सकते हैं, सी के अबाउट भी ले सकते हैं. हमने चूज किया है ए के अबाउट. इट इज बेटर, इट इज अ वाइज आइडिया टू चूज द लोएस्ट पॉइंट एज अ ग्रेविटेशनल रेफरेंस लाइन, राइट? सो हमने रेफरेंस लाइन ले लिया. सो नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. About point A and B.
अब हम लोग किसी के भी अबाउट लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए और बी के अबाउट ही लगाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई अबाउट ए एंड सी, उसके अबाउट भी लगा सकते हैं, या ए एंड बी के अबाउट, वी आर फ्री टू चूज एनी 2 पॉइंट्स। तो हम लोग चूज कर लेते हैं ए एंड सी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी अबाउट पॉइंट ए जो होगा, है ना, must be equal to total energy या about point C। तो टोटल एनर्जी में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ए पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। वे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे आप देख सकते हैं 0 है, काइनेटिक एनर्जी बी पे, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बी सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव मेंशन हियर बी, आई मीन टू से दैट ए एक्चुअली। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ के वेलोसिटी को हमने वी ए एज्यूम कर लिया है, राइट। वी का पता नहीं है, बट वही वेलोसिटी ऑफ ए हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, जिसकी वजह से वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा, सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना है, आप देख सकते हैं कि कितने हाइट से इंप्रूवमेंट आया है। यहाँ से ए और सी के बीच में हाइट कितना है, गैप r plus r to r, right? So this is r, this length is r and this length is r. So potential energy at C क्या होगा, mg into 2r, right? काइनेटिक एनर्जी यहाँ का फिर से पता नहीं है, तो इसको लिखेंगे हाफ m vc स्क्वायर, क्योंकि vc यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ का वेलोसिटी कितना रहा होगा, vc, राइट। नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं लेंगे। अच्छा सवाल है कि हमें ऐसा लग सकता है कि अच्छा टॉप पॉइंट पे पहुंच गया तब तो वहां पे रेस्ट में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आ ही जाएगा। बट अगर वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका वेलोसिटी 0 होगा, तो वो डायरेक्ट टॉपर डाउन हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, है ना। वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा इस तरीके से, राइट। अगर टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गया तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। इट विल बी सिंपली द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, राइट। So please keep in the mind that velocity will not be 0 at the top point while completing a complete revolution in a vertical plane, है ना। Okay, so यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक टर्म है जो कि कैंसिल आउट हो रहा है, वो कौन है, m हमारा थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है ना। And we can multiply by 2 both sides to get it VA square is equal to 4GR, right, plus VC square. So we can assume this as equation number 1, right. Now we need to check very carefully the free body diagram at the topmost point C. Let's see what is happening there. एट टॉप पॉइंट पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। ओके, अब स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन भी होगा, स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन तो रहा ही होगा, राइट। तो उस टेंशन को T ले लेते हैं। ये टेंशन हर जगह अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रहा होगा तो उसको T ए बोल सकते हैं, यहाँ पे रहेगा तो उसको टी बी बोल सकते हैं, हर जगह टेंशन रहा होगा, से चेंज हो रहा ऑलवेज, यहाँ पे टी सी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट द टॉप पॉइंट, नॉट एट अदर पॉइंट, क्योंकि टेंशन अगर सीज नहीं होगा दैट मीन्स बॉब विल बी हैविंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू कंप्लीट मोर रिवोल्यूशंस, राइट।
तो जस्ट टू फिक्स द क्राइटेरिया कि वो वहां तक पहुंच चुका है, तो टेंशन सीजेस टू जीरो। तो टेंशन यहाँ पे टॉप पॉइंट पे पहुंचते ही टेंशन विल अप्रोच टू जीरो। टेंशन क्या होते चला जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, है ना। तो एट द टॉप पॉइंट वी कैन से दैट mv² by r at c we can write down mv², in fact vc² by r equals tc plus mg, right? But to complete a complete circle, tc must be 0 at top point, right? Hence vc का वैल्यू कितना आ जाएगा, vc² is equal to root under gr. vc is equal to how much, gr at top point, right? टॉप पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर gr. So we can assume this as equation number 2. This is equation number 2 and already we have equation number 1. So हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से Vc का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Va, तो बॉटम पॉइंट पे, है ना। एग्जैक्टली और Va² plus 4gr is equal to what, gr, right? मतलब बोल सकते हैं रूट gr का होल स्क्वायर, है ना, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 4gr plus vc²। सो यहाँ पे इक्वलिटी साइन मैंने गलत जगह पे दे दिया शायद, है ना, यहाँ पे इक्वलिटी था ना, या दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो इससे क्या मिल गया, Va इज इक्वल टू रूट अंडर 5gr। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया। दिखने में सिंपल लग सकता है कि चलो ये तो सिंपल ही था, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका बहुत यूज है। बहुत टाइम आप बहुत बार प्रॉब्लम में देखें कि डायरेक्ट ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू डिराइव, एंड प्रॉब्लम को फास्ट करने में हमें हेल्प मिलता है ना। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया कि जब मिनिमम पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी रूट अंडर 5gr देंगे तो वो एक बॉब जो है कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, राइट। तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब वो मिडिल पॉइंट पे था बॉब तो उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा व्हाइल कंप्लीटिंग द सर्कल, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरा कंडीशन भी निकाल लिया, vc हमें मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू रूट gr। टॉप पे जाके उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, रूट gr, है ना, 3 4। सो कैन वी फाइंड आउट द क्राइटेरिया जिसमें ये पता चले कि जब वो मिडिल पॉइंट पे था, मतलब जब वो बी पॉइंट पे था तो उसका वेलोसिटी कितना था, है ना। बी पॉइंट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी और मे बी बिटवीन बी एंड सी। हमने रेफरेंस लाइन ऑलरेडी ले लिया है तो बेटर होगा कि ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, है ना। तो लेट्स अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए एंड के बी के बीच में फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। बी का हाइट अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ए से कितना ऊपर गया, सिर्फ आर डिस्टेंस ऊपर गया है। So while applying the conservation of energy between A and B, we must observe that the change in potential energy is mgr, right? Plus half m vv square, right? So what we are going to do here is let's cancel the m वाला term and जो बचे हुए टर्म है, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2, multiplying by 2 both sides, will be getting Va square equals 2gr, yeah 2gr
प्लस वी बी स्क्वायर, ये प्लस क्या है वहां पे, वी बी स्क्वायर। ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इज इट विजिबल? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR प्लस वी बी स्क्वायर, और हमें वी ए का वैल्यू पहले से पता है ना। कंप्लीट करेगा बॉब तो उसका बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा रूट अंडर 5GR, एंड टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा रूट अंडर GR, और मिडिल पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो होगा रूट अंडर 3GR, राइट। इट इज गिवन दैट कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगाएंगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसका अमाउंट कितना होगा, है ना, इतना अमाउंट होगा उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ वो लगेगा mv²/r। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, राइट। अलोंग द ग्रूव अगर देखें ध्यान से तो अलोंग द ग्रूव लगेगा इसका कंपोनेंट mv²/r cos थीटा, राइट। So this is the net force acting. So the force acting along the groove in the given situation will be equal to how much, mv²/r cos theta, right। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम में कुछ फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया है, मतलब ग्रूव जो है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसका हमें सिर्फ कंपोनेंट ले लेना है along the groove, and since the angle between the radial axis and the groove is theta, so the component will be mv²/r cos theta, right। So according to Newton's second law of motion, force का वैल्यू होता है mass into acceleration, so that should be equal to mv²/r cos theta। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास का जो वैल्यू है, ये वाला मास और ये वाला मास क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, हाँ कैसे सोचा, अच्छी बात है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। यहाँ पे एक बात हो सकता था कि हम लोग ऐसा सोच सकते थे कि अच्छा पार्टिकल जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन की क्या जरूरत है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, है ना। बट अब ध्यान दीजिए कि हाँ, इस पार्टिकल का मास हम लोग m एज्यूम कर सकते हैं। प्रॉब्लम में अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, है ना। तो मास अगर हमने m एज्यूम कर लिया और उस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो डेफिनेटली मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा, मतलब उस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस प्लीज, अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यहाँ भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहीं भी मैकेनिक्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। इवन इलेक्ट्रोस्टैट में भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। तो वो कहीं भी बोल के नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ, कोई भी चैप्टर में आ सकता है ना। तो जहां भी फोर्स लगेगा, जहां भी फोर्स लग रहा है वहां पे क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो A का वैल्यू हो गया v²/r cos थीटा, राइट। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें पता चल चुका है, बट हम लोग हर बार टर्म में यूज कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है ओमेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि v क्या होता है, r इंटू ओमेगा।
v क्या होता है r into ओमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर। प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम में पूछा गया है अ स्मॉल पार्टिकल एस्केप्ड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट b, राइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट b। तो जब भी टाइम निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ द ग्रुप दिया हुआ है l। लेंथ ऑफ द ग्रुप कितना दिया हुआ है, l। प्रॉब्लम में उसने मेंशन किया इट इज कैपिटल L एक्चुअली, तो हम लोग उसको नोटिफिकेशन दे देंगे l। लेंथ ऑफ द ग्रुप इज l, एंड वी कैन एज्यूम दिस इक्वेशन एज 1 and this equation we can assume 2. 2 is just identity जो कि हम लोग standard derivation है v is equal to r omega, where omega is the angular velocity, r is the radius and v is the tangential velocity, right? तो जब ये r दिया हुआ है यहाँ पे ओमेगा के साथ ये मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, r ओमेगा, राइट। मतलब ये रॉड जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ये वेलोसिटी का वैल्यू रहा होगा r ओमेगा, राइट, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write what we can write, can you tell me please? v square by r cos theta, yeah, v square by r cos theta, all right। तो a का वैल्यू कितना आ गया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r cos of theta, that is equal to r omega square cos of theta, alright। So delta s is equal to ut plus half at square। delta s is given length l, that is equal to initial velocity was 0 plus half, acceleration we have got r omega square cos theta into t square। So this equation will give the minimum time required to complete the path for the particle on the groove, right? So solving, we are getting t is equal to, yeah, so this is the final answer. Can you check the answer please? Yeah, so अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, तो ओमेगा डिफाइन कैसे करते हैं, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो जैसे रेडियन पर सेकेंड का मतलब क्या होगा कि थोड़े टाइम में ये थीटा एंगल ऑब्टेन कर चुका होगा एट द सेंटर। लेकिन कोई बोलेगा कि थीटा तो बना लिया उसने कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए तो हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए ना, इसमें कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, राइट। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड, नॉट रेडियन पर सेकेंड। तो v और ओमेगा में रिलेशन क्या आता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इससे हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी से ये पता चलता है कि कितना मीटर पर सेकेंड से, सपोज कि कोई सर्कुलर में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और हम लोग बोले कि वो π/3 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो कोई बोलेगा कि नहीं रेडियन पर सेकेंड वाला जाने दो, आप मुझे ये बता दीजिए कि वो मीटर पर सेकंड में कितना जा रहा है। तो उसके लिए बोलेंगे कि उसमें r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बता देगा कि कितना मीटर पर सेकंड जा रहा है, वो स्पीड बताएगा, ये वेलोसिटी नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, राइट।
वेलोसिटी बताएगा बट उसमें डायरेक्शन हमें मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे लगाया था कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि ओमेगा तो था ही, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ कैसा होगा आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा, ये ऐसा बड़ा सा सर्कल में मूव कर रहा होगा, है ना। तो अब ये बाहर की तरफ ये लग रहा था वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा था, तो हमने जस्ट उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर नाउ। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दो मास है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड एक कोई टेबल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पूरा का पूरा टेबल ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद डायग्राम। थोड़ा डायग्राम और मैं बड़ा बना देता हूँ। So the whole system is moving in a horizontal circular plane, है ना। पूरा का पूरा टेबल जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसमें टेंशन आया रहा होगा टी, दैट वी कैन एज्यूम, है ना। टेंशन टी आ गया रहेगा। टेंशन का डायरेक्शन दोनों तरफ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंगल डायरेक्शन दिखाइए ना। इधर क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा mv²/r, बिकॉज ये भी सर्कुलर मोशन, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है सब पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m2v²/r, वेयर v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर से यहाँ पे हम लोग इसका v निकाल लेंगे। इधर जो मोशन हो रहा है तो इधर का v जो आएगा वो v फिर से क्या हो जाएगा, r होगा। इस पे जो लगेगा फोर्स वो लगेगा m1v²/r, राइट। तो m2 पे लग रहा है m2v²/r और m1 पे लग रहा है m1v²/r। ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों फोर्सेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों केसेस में टेंशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वायर, थ्रू आउट द स्प्रिंग टेंशन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो मासलेस है और पुल्ली भी मासलेस है ना। मासलेस है पुल्ली। हाँ यार, वो हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने m1 m2 ले लिया एज पर द डायग्राम गिवन इन द प्रॉब्लम। तो एक मास m1 है और दूसरा मास क्या है, m2 है। तो m1 m2 का मास हमने यहाँ पे ले लिया है और नाउ वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन बोथ ऑफ द ब्लॉक, है ना। So applying the Newton's second law of motion on block m1 and m2, we can write out, we will be getting two equations. सिंपली इसको NLM2 भी बोल सकते हैं ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 2, है ना, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 2. So applying Newton's second law of motion for both of the block, we will be getting two equations. वो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। जो ज़्यादा हेवी वाला है वो इधर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a, जो लाइट वेट वाला है उससे कम भारी है वो इधर जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ, राइट। तो with the usual notation or with the standard notation and sign convention, we can apply the second law of motion, Newton's second law of motion, to get the equations. वो equations क्या हो सकता है, ध्यान देना है कि जब भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमें मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वहाँ पे अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है जो बड़ा वाला फोर्स होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और जो छोटा वाला फोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस साइन के साथ लेना है।
So technically this represents force is equal to acceleration into summation of masses, right? Summation of mass into acceleration, right? यहाँ पे F का मतलब होता है F नेट। जितने अगर दो फोर्स लग रहे तो दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन, तीन फोर्स लग रहा है तो तीन फोर्स का कॉम्बिनेशन, 6-7 फोर्सेस भी हो सकते हैं यूजुअली। इतने फोर्सेस जितने भी रहेंगे सभी फोर्सेस का क्या लेना है, समेशन लेना है, दैट विल इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट? Right, so in this situation we are going to consider each and every block separately and we will try to implement the Newton's second law of motion. ब्लॉक एक हो सकता है बट फोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं उस पे, है ना? तो फॉर M1 ब्लॉक के लिए देख रहे हैं कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स बड़ा होगा। ये ध्यान रखना ऑलवेज कि जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर का एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर का फोर्स मस्ट बी बड़ा वाला फोर्स, है ना? तो T माइनस M1 V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू M1A। एनी प्रॉब्लम? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि हमें पूरा रिजल्ट तक पहुंचाने वाला है। दूसरा इक्वेशन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये M1 है, मैंने कॉमन नहीं दिया, ये M1 है एक्चुअली। यहाँ पे मैं कॉमन दे रहा हूँ छोटा सा। फॉर M2 मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। M2 में जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें फॉरवर्ड दिया है, राइट? तो ये होगा M2 V स्क्वायर बाई R माइनस टेंशन is equal to M2 into acceleration A. This is equation number 2, right? अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए सॉल्व करना। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना? ऐड करेंगे तो यार T क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐड अगर करेंगे तो ये वाला T और ये वाला T दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, राइट? या राइट, तो हाँ, तो ये मिलेगा M2 V स्क्वायर बाई R माइनस M1 V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है, अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is placed in a cabin which moves in a circle with a large radius r। एक बड़ा सा large radius r के circular path में move कर रहा है टेबल। A smooth pulley of small radius is fastened to the table. Two masses m and 2m placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially the masses are held by a person with the strings along the outward radius and then the system is released from rest. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string। तो हमें acceleration और tension दोनों निकालना है ना? तो but M2 is equal to 2m and M1 is equal to how much, m, right? M2 is equal to 2m दिया हुआ है और M1 कितना दिया हुआ है, m के बराबर, right? So hence we can write मैं एक बार इक्वेशन देख लेता हूँ क्या क्या है, m v स्क्वायर बाई m v स्क्वायर a m1 m2।
m2v²। सो पहले में ही मुझे 2m लेना चाहिए था। यहाँ पे ये 2m है और यहाँ पे m है। I hope it is clear till here, right? Okay. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? V is equal to, we can write down omega. But also V equals R into omega, right? तो 2m into R square omega square divided by R minus R omega square minus R omega square is equal to 3a, है ना? या a का वैल्यू आ गया R omega square by 3. So finally we have got the acceleration of two blocks is equal to R omega square by 3. एक बार आंसर कंफर्म करेंगे। हाँ, तो now yeah, so simultaneously find out करेंगे। We can find the value of tension by substituting in any one of the equation. तो हमारे पास इक्वेशन क्या था? प्रीवियस इक्वेशन में जाना पड़ेगा, है ना? या t minus mv square by r is equal to ma, या in equation 1, तो t minus omega square by 3 from third we are getting t is equal to, यहाँ पे जो जो चीज़ें कैंसिल हो रहे हैं ना, उसको कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो रहे हैं और बच रहा है m और ओमेगा स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना? राइट, सो t इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 3। So that will be equal to 3 and 3 1 4 mr omega square. I hope you understood. This will be the tension in the string. So finally we have got the value of tension that will be acting in the string. I hope the problem is clear now. We don't have any confusion and doubts, so we can move on. टेंशन का वैल्यू यही है ना फाइनल, ठीक है। सो शुड वी कंसीडर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So we are going to solve this problem now. This is the third problem, I guess, in today's session, and we will try to understand the problem first very well, and then we'll apply the
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप एक बार ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं कि अभी तक जो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए दोनों में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो चुका है, और ये जो थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है ना। तो अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में उसके स्पीड को। तो आप बता सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड में स्पीड कितना आएगा कार का, या तो बता दीजिए। That is equal to, yeah, 36,000 upon simply 3600, राइट, क्योंकि किलोमीटर 1000 हो जाता है, और आवर में अगर जाएंगे आप तो 1 आवर इंटू 60 दैट इज 3600, राइट। सो सिंपली इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन। कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर के रेडियस में ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में ये कार मूव कर रहा है। उसमें एक बड़ा सा प्लेट रखा हुआ है कार के अंदर। अब बोला गया कि व्हाइल मूविंग ऑन टू द सर्कुलर पाथ, वो जो प्लेट है कितना नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लगाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि ब्लॉक पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mv²/r, राइट। We can say this centrifugal force is acting in the radially outward direction. Radially outward मतलब ऐसा नहीं कि वो अंदर की तरफ लग रहा है, वो किधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो न्यूटन्स लॉज में 3 लॉज हैं। What are the 3 laws? Can you tell me one by one? Law of inertia. First is the law of inertia. Second is force is equal to mass into acceleration. Third law simply says that whatever the action will be there on any surface, there will be equal and opposite reaction. So simply we can say that for each and equal actions there will be equal and opposite, for each and every action there will be equal and opposite reaction force. That is nothing but the Newton's third law. तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे कि जब ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है तो ये वाला जो प्लेट है ये भी एक नॉर्मल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। According to Newton's third law, a normal force will be acting from the plate in the opposite sense, right? So ये नॉर्मल वाला फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, है ना। तो पार्ट ए ही तो पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स निकालो, है ना। नॉर्मल फोर्स निकालो भाई कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू mv²/r, या एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा। हाँ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली गिवन, हमें वेलोसिटी डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है, ओमेगा की जरूरत ही नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड। मास इज आल्सो गिवन, तो गिवन वाले सेक्शन में हम लोग मास भी मेंशन कर देते हैं। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, सो वी विल कन्वर्ट इनटू केजी, सो इट विल बी 0.1 kg, राइट। तो मास है हमारा 0.1 इंटू v², तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, so 100 into 0.1 is 10/50, 10/50 that is equal to 0.2 Newton. Can you confirm that please? Yeah. So this was the part A and मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया है। सिंपली हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल फोर्स को इक्वेट कर दिया एंड वी गॉट द नॉर्मल फोर्स वैल्यू, राइट। सो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी जो बी पार्ट करना है उसके लिए हमें फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। सो इट विल बी बेटर इफ वी कंसीडर सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसमें करेंगे तो वो सब पूरा मिक्स्ड हो जाएगा सभी चीजें। इनिशियली जो लग रहा था वो लग रहा था mv²/r इस डायरेक्शन में,
विदाउट रोटेटिंग अबाउट द थीटा। नॉर्मल रिएक्शन भी इसके जस्ट अपोजिट लग रहा था, राइट। ओके, अभी जो है फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा था। जब एंगल टर्न नहीं हुआ तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तब तक नहीं लगेगा जब तक उसको कोई फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे उस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, जब तक कोई फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक फ्रिक्शन लगेगा नहीं। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये टर्न हो चुका होगा, है ना। तो जब टर्न हो जाएगा तो इधर का कंपोनेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में, टर्निंग के बाद इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा इधर का कंपोनेंट आएगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, राइट। क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर। हमें साइन का आदत नहीं होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, राइट। दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। हाँ, mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब आप देखिए कि फ्रिक्शन के अबाउट, फ्रिक्शन के प्लेन के पैरेलली डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना है? mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, राइट। प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, इंक्लिनेशन के पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। उसको ओवरकम करने के लिए कौन एक्ट करेगा? फ्रिक्शन, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू टाइम्स ए। अब इसका एक कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होगा, तो वो डायरेक्शन में दिखा देता हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड में। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट दूसरा वाला आएगा, है ना। वेट अ सेकंड, ये कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं इसको ब्लैक से दिखाता हूँ, राइट। अब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये कंप्लीट 90 है यहां से यहां तक का। तो ये कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा mv स्क्वायर बाई आर। उधर का कंपोनेंट हमने साइन लिया था तो ये डेफिनेटली ये वाला आएगा cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल वापस थीटा है ना? अब इसके अपोजिट सेंस में हमें क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, राइट। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा। अब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफरिंग हो रहा है वो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, राइट। तो पूछा गया कि कब तक टर्न करेंगे, कितना एंगल टर्न हो जाने के बाद the block will become at the verge of motion. We are using a term at the verge of motion. The meaning of at the verge of motion is a block is just about to move. Move करना किया नहीं है, but that is just about to move. वो just start करने वाला है मूविंग, है ना। मतलब at the verge of motion कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? The system must be in equilibrium. ब्लॉक पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा along the surface, parallel to the surface, वो इक्वल होगा और वो इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, है ना। मतलब एक लिमिटेड वैल्यू जो थीटा की होगी यहाँ पे, उससे थोड़ा सा भी अगर थीटा एक्सीड करेगा तो वो ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा, है ना। तो देयर इज अ टर्म एट द वर्ज ऑफ मोशन। उस लिमिट को अगर पार करेंगे उस थीटा से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग और दैट विल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन टू दैट सरफेस। अभी तक स्लाइड किया नहीं है एट द वर्ज ऑफ मोशन वाले में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे एट द लिमिटिंग कंडीशन एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा द ब्लॉक विल बी at the verge of motion along the surface
along the surface, along the या अगर थीटा या थीटा एक लिमिटेड वैल्यू से अगर एक्सीड कर गया तो ब्लॉक क्या होगा, दैट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। और यहाँ पे कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू जब ज्यादा आपने लिया है तो क्या होगा, कौन वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, समझने की जरूरत है। mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा वाला फोर्स इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, है ना। तो mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाने की वजह से ब्लॉक जस्ट स्लाइड ही नहीं करेगा, वो एक्सीलरेशन के साथ स्लाइड करना चालू कर देगा, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोग लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट द सम सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स और mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू टाइम्स एन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन 0.2 नहीं ले सकते अभी, वो केस ए के लिए था जब प्लेट टर्न करना स्टार्ट नहीं किया था, वो तो कंडीशन ही अलग था, उसमें टर्निंग का केस ही था नहीं था, है ना। इस केस में 0.2 नहीं लेंगे बिकॉज वो केस 1 का पार्ट था, ए का पार्ट था। यहाँ पे हम लेंगे mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा, जस्ट अ सेकंड। तो इसके साथ आज हम लोग स्टॉप कर सकते हैं क्या, हाँ। तो ये इसका वैल्यू आ गया mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग वैल्यू, और इसका आ जाएगा म्यू टाइम्स mv स्क्वायर बाई आर कॉस ऑफ थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, m कैंसिल, r कैंसिल, राइट, v स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू, है ना। tan थीटा इक्वल टू म्यू, हेंस थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू, या। सो आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। आंसर मैच हो गया। हाँ, वो 30 डिग्री जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि थीटा वी हैव गॉट tan इनवर्स 0.58 और आंसर इसका 30 डिग्री दिया हुआ है, वो 30 ही आता है, मुझे ध्यान है, इसका वैल्यू 30 डिग्री आता है। सो वी हैव गॉट दिस एज अ फाइनल आंसर, राइट। So I hope this problem is very clear to you, and we can stop for today's